नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। चलिए हमारे खास बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर सरकार की सफलता का जिक्र किया और कहा कि एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम और बंदूक की आवाज सुनाई देती, लेकिन बदलाव की कहानी लिखी जा रही है। कभी देश के लिए चुनौती बन चुका नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार की रणनीति और जवानों की दिलेरी ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ मिल रही सफलता का जिक्र किया और कहा कि देश का बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में लहूलुहान हो चुका था, अब वो मुक्ति की राह पर है। हम बदलाव लाने में सफल हुए हैं। यह देश जानता है कि हमारे देश का बहुत बड़ा जनजातीय क्षेत्र नक्सलवाद की चपेट में, माओवाद की चपेट में पिछले कई दशकों से लहूलुहान हो चुका था। सबसे ज्यादा नुकसान मेरे आदिवासी परिवारों को हुआ। आदिवासी माताओं बहनों ने अपने सपने के होनहार बच्चों को खो दिया। नौजवान बेटे गलत रास्ते पर खींच लिए गए, भटकाए गए, उनकी जीवन को तबाह कर दिया गया। हमने फौलादी हाथ से काम लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कभी देश के 125 जिलों में अपनी जड़ें जमाने वाला नक्सलवाद अब सिर्फ 20 जिलों में सिमटकर अंतिम सांसें ले रहा है। एक समय था कभी 125 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद अपनी जड़ें जमा चुका था। माओवाद की चंगुल में हमारे जनजातीय क्षेत्र, हमारे जनजातीय नौजवान फंसे हुए थे और आज 125 जिलों में से कम होते होते हम 20 पर ले आए हैं। उन जनजातीय समाज की सबसे बड़ी हमने सेवा की है। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बस्तर को याद करते हुए कहा कि कभी बस्तर नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, बम बंदूक की आवाजें सुनाई देती थी, लेकिन अब वहां तेजी से बदलाव हो रहे हैं और बस्तर के नौजवान ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेकर बदलाव की नई कहानी लिख रहे हैं। एक जमाना था जब बस्तर को याद करते ही माओवाद, नक्सलवाद, बम बंदूक की आवाज सुनाई देती थी। उसी बस्तर में माओवाद नक्सल से मुक्त होने के बाद जब बस्तर के नौजवान ओलंपिक करते हैं, हजारों नौजवान भारत माता की जय बोल करके खेल के मैदान में उतरते हैं, पूरा वातावरण उत्साह से भर जाता है। ये बदलाव देश देख रहा है। पीएम ने कहा कि जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर था, वहां अब विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। सरकार के प्रयास से इन इलाकों में संविधान, कानून और विकास का तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने इलाकों से नक्सल मुक्ति को भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। जो क्षेत्र कभी रेड कॉरिडोर के रूप में जाने जाते थे, वो आज विकास के ग्रीन कॉरिडोर बन रहे हैं। साथियों, हमारे लिए गर्व की बात है। भारत के नक्शे में जिन क्षेत्रों को लहूलुहान कर दिया गया था, लाल रंग से रंग दिया गया था, हमने वहां संविधान, कानून और विकास का तिरंगा फहरा दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का अवसर है। तब इन जनजातीय क्षेत्रों को नक्सल से मुक्त कर करके मेरे जनजातीय परिवार के नौजवानों की जिंदगी बचा करके हमने भगवान बिरसा मुंडा को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कभी माओवादी उग्रवाद के उदय का पर्याय रहे बस्तर और कोंडागांव को हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची से हटा दिया है। इसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। बस्तर कम से कम 25 साल से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की सूची में था।
लेकिन जिस तरह से उसे इस सूची से बाहर किया गया है, उससे साफ है कि नक्सलवाद अब पूरी तरह से सिमट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो देखिए, लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद पर जो प्रहार किया, क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया और इसी पर हम बातचीत भी करेंगे। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए और एक खास मेहमान छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुरुआत में सर से ही करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। और सर, स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ इस बात की भी बधाई कि छत्तीसगढ़ में सरकार जिस तरीके से काम कर रही है नक्सलवाद को लेकर, चूंकि आज प्रधानमंत्री को जो हमने सुना 125 से घटकर 20 जिले उन्होंने बताए हैं जो नक्सल प्रभावित अब बचे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर कि अब और कितने जिले बचे हैं जो कि नक्सल प्रभावित है और उन्हें मुक्त करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में यहाँ छत्तीसगढ़ की पूरी टीम, विष्णुदेव साय जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू हो, इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। नियत समय में सारे बस्तर के कोने कोने तक भारत का संविधान लागू होगा। बस्तर के गांव में के विकास के मार्ग पर अभी आईईडी बिछाकर रखा गया है, वो आईडी सारे दूर करके और बस्तर के गांव तक विकास की गंगा पहुंचेगी। यही छत्तीसगढ़ की सरकार का संकल्प है। इसमें जवानों के शौर्य, जवानों की भुजाओं की ताकत पर बारिश में भी नक्सलवाद के उन्मूलन का काम हुआ है। बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ, जिसमें जो भी पुनर्वास करना चाहते हैं उनके लिए पूरे रास्ते खोल कर रखे हैं सरकार ने और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं आपसे ये बता रहा हूं कि पुनर्वास करने वालों की संख्या गिरफ्तार होने वालों की संख्या से ज्यादा हो गई। आज के दिन ही पिछली बार 15 अगस्त को और इस बार फिर से 15 अगस्त को 29 नए ऐसे गांव जहां कभी तिरंगा नहीं फहरा था, आज वहां पर भी तिरंगा फहराया गया है। तो ये क्रम आगे जारी रहेगा। नियत समय में हम पूरे बस्तर से लाल आतंक को से मुक्त करेंगे बस्तर को। और इसमें मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बस्तर जिस नाम से है, बस्तर संभाग पूरा आप कहें, लेकिन बस्तर जिला है, वह जिला स्वयं अब माओवाद प्रभावित जिले के से अलग हो गया है। कोंडागांव हमारा जिला है, माओवाद प्रभावित जिले से अलग हो गया है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में आप ये 20 जो संख्या आज कही जा रही है, ये पूरे देश की संख्या है। हमारे छत्तीसगढ़ में संख्या बहुत कम हो चुकी है। बिल्कुल, दोबारा आपके पास लौटूंगी सर। विकास तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। और चलिए सर, आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो विकास को लेकर कई योजनाएं भी लागू की हैं, जिन्हें आप ग्रीन कॉरिडोर की अगर बात की जाए तो क्या उसका हिस्सा मानते हैं? जी निसंदेह। पहले जो लाल आतंक का कॉरिडोर था, अब वो डेवलपमेंट का कॉरिडोर हो रहा है, ग्रीन डेवलपमेंट का कॉरिडोर हो रहा है। इसमें पुनर्वास की संस्थाएं जितने अभी ने डेवलप की हैं, वहां पर स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है। वहां पर जितने पुनर्वासित लोग हैं वो सीख कर अपने जीवन को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी कैंप अंदरूनी क्षेत्र में लगाए गए हैं, सभी के 10 किलोमीटर के रेंज में हैं, जिसकी पूर्णता वहां पर करनी, काफी आगे भी हम बढ़े हैं। बहुत से गांव तक अब राशन की दुकानें हैं, बहुत से गांव तक अब बैंक के शाखा खुल गए हैं, बहुत से गांव तक टावर लग गए हैं। 200 से अधिक टावर अभी तुरंत हाल में ही लगाए गए हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो उस पूरे ही क्षेत्र को, जिसको किसी तरीके से बंधक बनाया गया था, पूरे ही क्षेत्र को, जिसमें आदिवासियों को, बस्तर के ही मूल आदिवासियों की हत्याएं समूह में और व्यक्तिगत रूप से की जाती थी, चाहे वो मुखबिर के नाम पर हो, चाहे जन अदालतों के नाम पर हो, वो सारा सब कुछ अब थम सा गया है। और बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, समय दिया है, बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप
आने वाले समय में इस नियत समय से ही सब कुछ वहां ठीक होगा। सर, नक्सलवाद में कभी हम लगातार देख रहे हैं, क्या इसका श्रेय सुरक्षा बलों की कार्रवाई जो है वो तो हम देख ही रहे हैं, निसंदेह उनको जाता ही है। सामाजिक और आर्थिक अगर बात की जाए तो सामाजिक और आर्थिक जो उपाय किए जा रहे हैं, क्या वो भी प्रभावी नजर आ रहे हैं? इसमें मैं आपसे एक थोड़ी बात जरूर कहूंगा। आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, उसमें समाज का स्वरूप तो होता ही है आर्थिक, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि क्या कहीं और कोई क्षेत्र होता है जहां पर आर्थिक उन्नति में वो क्षेत्र पिछड़ा होता है तो क्या बंदूकें उठा ली जाती हैं? ये थोड़ा भ्रम फैलाने जैसी स्थिति है। फिर भी वही बात सच है कि बस्तर के उन पूरे गांव को बंधक जिनको बनाया गया था उनके द्वारा, उसको इन सारे ही आतंकों से निजात दिलाकर वहां पर उन्नति के कार्य, विकास के कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे रेलवे लाइन बिछाए जा रहे हैं, बहुत सारे रोड बनाए जा रहे हैं, पुल पुलिया बनाए जा रहे हैं। बस्तर जितना सुंदर है, बस्तर जितना प्रभावी है, ये सुंदरता, ये प्रभाव पूरी दुनिया के सामने आनी चाहिए। बस्तर के नौजवान पूरी दुनिया के पटल में छा जाएं, इसलिए बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, उन आयोजनों की तस्वीरें भी हमने देखी है सर। और छत्तीसगढ़ में जितने भी जो अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो जिले हैं, अगर उनकी बात की जाए, वहां पर जो वो आदिवासी युवा है जो कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते, उन्हें मुख्य धारा में किस तरीके से लाया जाए, जोड़ा जाए, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ प्रयास और कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, जो पुनर्वास कर रहे हैं उनके लिए मैंने आपसे बताया, पुनर्वास नीति बहुत अच्छी है उसके है, और साथ में जो हमारे युवा हैं वो उस दिशा में ना जाएं। इसके लिए ये आवश्यक है कि युवाओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोई ऐसे दल पर जाने और जंगल में घूमने से ज्यादा है, पूरा छत्तीसगढ़ आपका है, पूरा रायपुर आपका है, पूरा भारतवर्ष आपका है, ये सब कुछ आपका है। आप इस तरीके से विरोध करने का कोई अर्थ होता नहीं है। मूलतः मैंने देखा है, हजारों से मिला हूं, तब आपसे ये बात कह रहा हूं कि उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उनको भ्रमित करके ना पढ़ पाए इसलिए 20-200 स्कूल बम से उड़ाए थे, वो कहीं आ न जा पाए इसलिए सारे रास्ते बम से उड़ाए गए थे, वो पुल पुलिया बम से उड़ाए गए थे। आज लोगों को जबरदस्ती बिठाकर कहीं पुल बनता है तो उसका विरोध करवाने की कोशिश करते थे, अब तो नहीं कर पाते हैं, ऐसा वो किया करते थे। इस तरीके से उन सारे ही लोगों को भ्रम में डालकर किया गया था सब कुछ, और वो भ्रम जाल टूट रहा है। आज भी सर कुछ खबरें हम पढ़ते हैं, जन अदालतें लगाई जाती हैं, मुखबिरी के शक में ग्रामीणों की हत्या कर दी जाती है। जो नक्सल संगठन आज भी जन अदालत अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगा रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? कुछ क्षेत्र हैं और वो दूसरे राज्यों के भी बॉर्डर एरियाज है। मान लीजिए छत्तीसगढ़ में एक बॉर्डर का एरिया है, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर से भी बहुत दूर है। एक बॉर्डर एरिया है जो बॉम्बे से भी बहुत दूर है, राजधानी से। एक बॉर्डर एरिया है जो हैदराबाद से भी बहुत दूर है। और इस तरीके से जो कॉर्नर के एरिया पड़ते हैं वहां पर इनका प्रभाव भी है, और वहां पर भी ये लोगों को परेशान करने के लिए जानबूझकर, अभी आपको मैं बताऊं, 13 वर्ष के एक बच्चे को इन्होंने गला रेत कर मारा, ये कहकर कि ये पुलिस का मुखबिर है। अब आप बताएं मुझे कि 13 वर्ष का बच्चा कैसे पुलिस का मुखबिर होगा? अभी एक स्कूल के यूनिफॉर्म में एक बच्चे को मारा इन्होंने, अभी 2 शिक्षा दूतों को मारा इन्होंने जो स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ाने का काम करते थे। कहा कि पुलिस के मुखबिर है, तो जो पढ़ाने के लिए जाए वो पुलिस का मुखबिर हो जाए, जो स्कूल जाए वो पुलिस का मुखबिर हो जाए। इस तरह के आरोप लगा करके जो काम कर रहे हैं, इसको जनता देख रही है, और बस्तर की पूरी जनता अब ये मानती है कि इस लाल आतंक से मुक्ति आवश्यक है और निश्चित भी है। सर, छत्तीसगढ़ में देखा जाए, बस्तर की अगर हम खास तौर पर बात करें तो पहले हम ये देखा करते थे कि बस्तर का नाम आता था, जिक्र आता था। जब हम छत्तीसगढ़ के बाहर जाते थे तो लोग ये कहते थे कि माओवाद वहां पर बहुत ज्यादा है, नक्सलवाद वहां पर बहुत ज्यादा, लोग डरते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से काम हो रहा है, सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही है, बस्तर की तस्वीर जो है वो धीरे धीरे बदल रही है। नई सरकार छत्तीसगढ़ में जब से बनी है माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, और तब से लगातार माननीय अमित शाह जी का प्रवास हुआ है। जनवरी 2024 में जब केंद्रीय गृह मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में आना हुआ था, उस समय से ही कार्य योजना बना करके पूरी टीम काम कर रही है, और जवानों के जोश और जवानों के शौर्य का ठिकाना नहीं है यहाँ पर। वो अभी बारिश में जब कहीं आना जाना मुश्किल होता था तब भी ऑपरेशन हुए, और तभी सफल ऑपरेशन जवानों ने किया है। अब जब बारिश में और ऐसे सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जब सफल ऑपरेशन हो चुके हैं, तो अब कहीं कुछ नहीं रह जाता है। अब आने वाले समय में अब और द्रुत गति से होगा। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं
कि सारी दिशाओं से प्रयास है, सारी दिशाओं से प्रयास है। अब शायद नियति ही ये चाहती है कि ये सब ठीक होना चाहिए। जी, मेरे सहयोगी विकास भी मेरे साथ जुड़े हुए। विकास भी कुछ सवाल सर आपसे लेना चाहते। विकास जी। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा मैं गृह मंत्री विजय शर्मा जी का, जो आज बहुत बेहतरीन दिन के दिन आज उन्होंने समय दिया। आज वो सुखद समय है कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने बस्तर का जिक्र किया, बस्तर के बदलाव का जिक्र किया। गृह मंत्री जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि बहुत नाजुक समय है अभी, क्योंकि वो समय क्यों था कि बस्तर में माओवाद ने अपना पैर पसारा, इस पर भी अध्ययन करने की गहन आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ 31 मार्च, जो कि एक आखिरी तिथि दी गई है कि माओवाद का अंत हो जाएगा, तो 31 मार्च के बाद सरकार वो क्या करने वाली है कि वो जो युवा है, वो जो आदिवासी हैं, क्योंकि उन्होंने गणतंत्र को छोड़कर अब लोकतंत्र में अपना भरोसा जताया, वो इलाके जहां कभी काले झंडे फहराए जाते थे, आज वहां से एक सुखद तस्वीर सामने आई है कि लगातार किस तरह से तिरंगा फहराया जा रहा है, भारत माता की जय बोली जा रही है, जहां कभी लाल सलाम बोला जाता था। ये वो बदलाव है, बहुत क्रूशल टाइम है ये भी। ऐसे में सरकार को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना होगा कि कहीं फिर से माओवादी इन्हें अपनी तरफ ना मोड़ लें। तो सरकार को हर एक कदम, तो इसमें युवाओं के लिए क्या है, क्योंकि जब तक युवाओं को रोजगार ना मिले या युवाओं को कहीं पलायन किए बिना कोई काम अपने ही क्षेत्र में काम मिलना चाहिए, या फिर वहां के आदिवासियों को सुख सुविधा या वनोपज की जो खरीद है, या फिर उनके साथ जो जिस तरह से बीते दिनों तेंदुपत्ता में करप्शन हुआ, इस पर सरकार किस तरह से नजर रखती है। माओवाद तो बैकफुट पर है, ये तो आंकड़े भी बता रहे हैं, लगातार बड़े स्तर के मारे गए माओवादियों की संख्या बता रही है कि माओवाद बैकफुट पर है। माओवादियों ने स्वीकार भी किया इस बात को कि वो बैकफुट पर हैं। लेकिन अब आदिवासियों को सरकार के साथ जोड़े रखने के लिए सरकार की क्या प्लान है? सबसे पहले तो एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में मैं विकास जी की पूरी पूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। बहुत लगन दूर दूर अंदर गांव तक भी जा करके और सूचनाएं निकाल कर लाते हैं, समाचार निकाल कर लाते हैं और वास्तविकता लोगों के बीच में रखते हैं। विकास जी बड़े शौर्य साहस के साथ जाते हैं। जब ये इनके कई वीडियो में देखता हूं तो मुझे ये डर लगता है कि इन्हीं का पैर किसी आईडी में न पड़ जाए। मैं बिल्कुल हृदय से ये सोचते रहता हूं कि ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो जाए। वो इतने साहसी ढंग से ये काम कर रहे हैं। आपने जो कहा एक विषय कि बस्तर के आदिवासियों को जोड़े रखने का क्या विषय है, मैं आपसे हृदय से इस बात को कहना चाहता हूं कि सरकार की जो मंशा है, सरकार ये चाहती है कि जितने हमारे आज सुरक्षा के कैंप हैं, वो विकास के कैंप तो बन रहे हैं, वो आने वाले समय में लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन के केंद्र भी बने। उस सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से सेक्टर्स बने। सरकार की ये मंशा है कि महिलाएं जितनी हैं बस्तर में, जो एक्चुअली काम करने वाला फोर्स है वो माताएं हैं, बहनें हैं, उनके बीच में महिला स्व सहायता समूह बने और वो भी प्रसंस्करण के कामों में, क्योंकि बस्तर विपुल माने अद्भुत मात्रा में सारा विश्व स्तरीय, दुनिया का सबसे अच्छा इमली कहाँ? बस्तर में। दुनिया का सबसे अच्छा महुआ कहाँ? तो बस्तर में। दुनिया का सबसे अच्छा तेंदुपत्ता कहाँ? तो बस्तर में। चाट, चिरौंजी और सारी चीजें आपको सब ध्यान है, ये सब कुछ बस्तर में है। तो इन लघु, और ये सब जीवन का अंग है, बस्तर के आदिवासियों के जीवन का अंग है। मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि माने आप कहें पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों के बीच का जो बस्तर के लोगों में जिस ढंग से स्वयमेव है, मैं सोचता हूं कि इनसे अच्छा वो सहकारिता का काम कोई और नहीं कर पाएगा। दुनिया के माने आने शहरों के लोग व्यक्ति जीवन जीते हैं, वैयक्तिक, ये सामूहिक जीवन जीने वाले लोग हैं और इसलिए सहकारिता इनके जीवन में स्वयमेव है। ये बहुत आगे बढ़ सकता है और इन सभी माध्यमों से यह पूरी कोशिश करेंगे कि बस्तर के नौजवान, बस्तर की माताएं बहनें, बस्तर के लोग सारे ये लघु वनोपज के अपने जो दैनिक इनका जीवन है उस प्रसंस्करण विपणन के माध्यम से आगे बढ़ें और दुनिया में आगे बढ़ें। अभी मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको ध्यान है नारायणपुर का एक गांव है इरक भट्टी, तो इरक भट्टी में गया था। इरक भट्टी में माताओं ने कहा कि हमको एक धनकुट्टी चाहिए, तो धनकुट्टी फिर उनको अभी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ लेकर आए। वो माताएं आई थी, वो मेरे लिए चावल लेकर आई थी और उन्होंने कहा कि ये चावल हम लोगों ने हाथ से निकाले हैं। पूरे बस्तर में जितने खेती अंदरूनी क्षेत्रों में है वो पेस्टिसाइड्स एक भी नहीं है उसमें। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो खेती है वहां पर कोई किसी किस्म की खाद नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। और उसके बाद
हाथ से निकाला हुआ चावल होता है, इतना पवित्र होता है। पवित्र का अर्थ यह है इतना पौष्टिक होता है। इसके उपयोग से किसी भी तरह के कैंसर आदि बीमारी नहीं हो सकती। यह बात पैकेट पर जिस डब्बे पर की महत्ता दुनिया में बहुत होगी, उसकी कीमत दुनिया में होगी। ये एक ताकत है जो बस्तर के आर्थिक उन्नति उन्हीं के पैटर्न पर, उन्हीं के जीवन के आधारित मूल्यों पर, उन्हीं के जीवन की प्रक्रियाओं पर हम कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है सरकार का ये दृष्टिकोण है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण है, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन है, वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। चलिए सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। और मेरे दो सहयोगी, बहुत आभार आपका, बहुत आभार आपका। और मेरे दोनों सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। नीलेश का मैं रुख करना चाहूंगी। नीलेश, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा ये आपने भी सुना, और बड़ी बात उन्होंने जो कही कि देखिए नक्सलवाद तो लगातार सिमटता जा रहा है, लेकिन बस्तर की खास तौर पर जो पहचान हम पहले देखते थे, लेकिन अब बस्तर जो है तेजी के साथ बदल रहा है। नीलेश। बिल्कुल, देखिए बस्तर बदल रहा है, बस्तर में नक्सल की समस्याओं पर अंकुश लगा है। ये सारी चीजें आंकड़ों में भी हैं और तस्वीरों में भी दिखती हैं। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री जो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, विजय शर्मा, उन्होंने भी कई सारे प्लानिंग बताए। लेकिन सच्चाई भी है कुछ जिस पर भी जिक्र होना चाहिए कि बस्तर का ही वो इलाका है जिसका जिक्र विजय शर्मा ने कहा कि शिक्षा दूतों को भी नक्सली आज भी मार रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को भी मार रहे हैं। मैं उन्हीं शिक्षा दूतों की जिक्र करता हूं कि उन्हीं शिक्षा दूतों को सरकार क्या कर रही है। वो पढ़ाने वाले जो शिक्षा दूत हैं जिन्हें मात्र 12,500 रुपए पहले मिला करते थे हर महीने मानदेय के रूप में, उनका मानदेय घटाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। ये वही शिक्षा दूत हैं जिन्हें 6-6 महीने से कई बार लगातार वेतन नहीं मिलता है। उनके डीएमएफ में कुछ डीएमएफ मद से होते हैं तो उस मद का शायद पैसा रिलीज नहीं होता, तो उन्हें 6-6 महीने तक पेंडेंसी रखी जाती है। तो सरकार ठीक है बहुत सारी योजनाएं चला रही है नक्सल हिंसा पर काबू पाने के लिए या माओवाद समस्या को खत्म करने के लिए, नो डाउट काफी काम किया जा रहा है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सारी चीजें जब समस्या खत्म हो जाएगी और उसके बाद यही सरकारों से जब काम होगा तब सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिनके लिए करने का दावा करते हो, जिनके हित की बात करते हो, जब आप जिनके लिए कुछ कर सकते हो फिर भी नहीं करते हो, तो भी एक सवाल होता है कि आखिर जो ये समस्याएं हैं, जैसे 12,500 रुपए सरकार को देना है, माओवादियों से कहीं से टैक्स लेकर नहीं देना है, वो तो आपका पैसा है, आप दे सकते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं दी जा रही हैं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, पलायन का समस्या है, दंतेवाड़ा जैसे जिले से जो कि छोटी छोटी समस्याएं हैं। उम्मीद है कि सरकार इन पर भी काम करेगी और सभी समस्याओं को जो है जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।